नमस्कार दोस्तों, 22 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, एक्स ग्रेशिया फॉर कोविड-19 विक्टिम्स। इसके बारे में आज के द हिंदू एडिटोरियल में भी बातचीत हुई है। तो आज का यानी कि 22 जून 2021 का द हिंदू एडिटोरियल जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग मेरी करंट अफेयर्स देखते हैं वो द हिंदू एडिटोरियल जरूर देखते होंगे। नहीं देखते हैं तो डेफिनेटली देख लीजिए। तो यहाँ पे हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया है। किस बात का डिसीजन? कि जो लोगों की फैमिली में भी कोविड-19 की वजह से कोई मौत हुई है तो उसके चलते क्या आप उन लोगों की फैमिली मेंबर्स को कोई कंपनसेशन दोगे? ये किसने पूछा? तो ये जो बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, इसके जो जस्टिस हैं एम आर शाह साहब ने क्या बोला इन्होंने, वेयर इज द डिसीजन दैट देयर इज नो नीड फॉर एक्स ग्राशिया। कहने का मतलब ये है, एक्स ग्राशिया मतलब कंपनसेशन की बात होती है, वन टाइम कंपनसेशन की बात होती है। तो कोई डिजास्टर आया, जैसे कि मान लीजिए फ्लड आया तो उसके चलते कुछ नुकसान हुआ तो कंपनसेशन दिया गया। इसी प्रकार से कोविड-19 में किसी आपके लव्ड वन की मृत्यु हुई तो कंपनसेशन मिला सरकार की तरफ से। अब यहाँ पे एम आर शाह साहब ने सरकार से यह भी पूछा है कि भाई मेंटेनिंग दैट कोविड-19 वाज नॉट अ वन टाइम डिजास्टर was coming to the conclusion that the Disaster Management Act would not apply to the pandemic। कहने का मतलब ये है कि देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई पैंडेमिक आता है और उस पैंडेमिक के चलते कहीं ना कहीं एक वन टाइम कंपनसेशन दिया जाएगा। अभी सरकार का यहाँ पे स्टैंड है कि ये जो कोरोना वायरस है, दिस इज नॉट अ वन टाइम डिजास्टर। ये हमारी लाइफ में बहुत लंबे समय के लिए इंपैक्ट डालने वाला है और पूरी दुनिया में फैला है ये। तो इस डिजास्टर के चलते कहीं ना कहीं सरकार शुरुआत से ही कंपनसेशन देने के मूड में नहीं रही है। जब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो सरकार ने ये जवाब दिया कि देखिए, हमारे पास पैसा तो है देने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस पैसे का इस्तेमाल खाना बांटने में, मेडिकल केयर को बांटने में, ऑक्सीजन बांटने में, और अब तो सरकार वैक्सीन भी प्रोवाइड करेगी, वैक्सीन बांटने में, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को पंप अप करने में इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि नेचुरली इकोनॉमी ग्रो करेगी और लोगों के हाथ में पैसा आएगा। होता ही है कि जब हम लोगों के हाथ में बिना किसी वजह के पैसा रख देते हैं तो उससे एक परमानेंट इंपैक्ट नहीं आता, उससे बस कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। हालांकि आज के एडिटोरियल डिस्कशन में मैंने आपको यही बताया था कि कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ये टेम्परेरी रिलीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ऐसा कोई घर है जहाँ पे बच्चे के दोनों माँ बाप अनाथ हो गए हैं, उस घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उस फैमिली का ब्रेड विनर की मृत्यु हो गई, तो ऐसे केसेस में वन टाइम कंपनसेशन की उनको इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में यही वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि क्या आप नहीं दे रहे कंपनसेशन, कहीं ना कहीं सरकार बोल रही है कि कंपनसेशन देने के पैसे तो हैं बट हम सोच रहे हैं कि इसको अच्छी जगह पे लगाएं। अब पेटिशनर्स कौन है? वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं सुप्रीम कोर्ट से ये बोलने के लिए कि सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर पैसा देना चाहिए। पेटिशनर्स का ये बोलना है कि भाई अगर सरकार के पास पैसा है तो उनको अपना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहिए अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि अगर डिजास्टर के चलते किसी को नुकसान होता है तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दिया जा सकता है, एक्स ग्राशिया दिया जा सकता है। और चूंकि कोविड-19 को खुद सरकार ने एक नेशनल डिजास्टर बोला है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डेफिनेटली वो कवर होगा, तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये पेटिशनर्स की डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछ रही है। सरकार क्या बोल रही है कि देखिए, हमारे पास पैसा है बट हम चाहते हैं कि इसे अच्छी जगह पे खत्म करें। एक्स ग्राशिया क्या है? तो एक्स ग्राशिया को आप कह सकते हो जो फेवर के तौर पे दिया जाए, ठीक है ना, या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पे दिया जाए। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब आप समझिए, अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12 को देखोगे तो वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है सरकार का। और वैसे एक्स ग्रेशिया इस बेसिस पे भी दिया जा सकता है कि भाई लोगों को नुकसान हुआ है तो भले कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना हो लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन दो। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की बात कीजिए, सरकार की तरफ से यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा था सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने? मिस्टर मेहता, सॉलिसिटर जनरल। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप 15वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे 2021 से लेकर जो 2026 तक के लिए आई है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना खर्चा करना है ये फाइनेंस कमीशन बता चुका है। और कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया है डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो मिस्टर मेहता यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन बांटने लगते हैं तो ये 15,000 करोड़ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर इसी साल में, आगे के 2-3 सालों में खत्म हो गया तो फाइनेंस कमीशन तो 5 साल का है ना, बाकी साल हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या खत्म करेंगे? तो यही सब बेसिकली यहाँ पे सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जा रहा है कि भाई 15,000 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट पे फाइनेंस कमीशन ने एलोकेट किया तो हम 15,000 खत्म करेंगे ना, 25,000 कैसे करेंगे? तो यहाँ पे
मिस्टर ये जो MR शाह है उन्होंने पूछा, जो जस्टिस शाह है उन्होंने सरकार से पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर 25,000 जरूरत पड़ गई डिजास्टर मैनेजमेंट की तो क्या सिर्फ 15 पे लटक जाओगे, आगे खत्म नहीं करोगे? तो मेहता साहब ने बोला कि करंट कंडीशंस में आगे खत्म करना मुश्किल है। हाँ, अगर हमको 15,000 करोड़ से ज्यादा खत्म करना है तो अभी के लिए हमने पार्लियामेंट से अप्रूवल केवल 15,000 करोड़ का लिया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और ये किसके हिसाब से लिया है? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो अगर हमको 25,000 करोड़ रुपए मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट में खत्म करना है तो इसके लिए हमको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे जस्टिस साहब शाह साहब ने यह भी बोला है कि देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12 एक स्टैट्यूटरी एक्ट है, और इसमें अंदर आपके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि जो लोग अफेक्टेड हैं आप उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट दीजिए। समझ गए? तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, भले ही फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंदर, पर इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, और सूटेबल अल्टरनेटिव, सूटेबल चेंजेस इसकी रिकमेंडेशन पे सरकार कर सकती है। और यहाँ पे एक्चुअली में हमारे शाह साहब का यही बोलना है कि सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर एक्स ग्रेशिया पेमेंट देनी चाहिए। किसको? विक्टिम्स को, उन लोगों को जिनके घर में किसी न किसी फैमिली मेंबर की कोविड की वजह से डेथ हुई है। सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लें तो उसमें लिखा है गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो गाइडलाइंस रिकमेंड करेगी फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ। किस पर्सन्स को ये गाइडलाइन रिलीज की जाएंगी? जो डिजास्टर से अफेक्टेड है। किस रिस्पेक्ट में होंगी डिजास्टर ये गाइडलाइंस? तो भैया, रिलीफ कैंप में कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसे शेल्टर देना है, कैसे फूड देना है, कैसे मेडिकल कवर देना है, सैनिटेशन का अवेलेबल करवाना है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करनी है, कैसे विडोज और ऑर्फन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, फिर लॉस ऑफ लाइफ के चलते एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस कितना होना चाहिए, और इस प्रकार के रिलीफ को सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में मेंशन करके रखा गया, और इसी के ऊपर बहस हो रही है जनरल स्टडीज पेपर 2 में। और जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ इश्यूज भी आ गए, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी भी आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज भी आ गए, और जनरल स्टडीज पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट तो आ ही गया। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। ज्वाइन बटन वालों को मैं स्पेशली थैंक्स हमेशा अपने एडिटोरियल की वीडियोस में बोलता हूँ। आपको इस चैनल पे मिल क्या रहा है, इसके लिए आप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की सेग्रीगेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उससे आप रेफर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपसे जेन्युइनली जुड़ने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके मैसेजेस होते हैं अगर मुझे यूजफुल लगे तो उनके ऊपर एक सॉल्यूशन वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपडेट होते हैं उनके लिंक्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। साथ साथ जो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस होते हैं वो मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। रीजन बिंग यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो न्यूज है कसावा फॉर बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। देखिए, कसावा एक बायोफ्यूल क्रॉप है और शुगर केन के रिस्पेक्ट में कसावा के कुछ ज्यादा एडवांटेजेस हैं। बायोफ्यूल क्रॉप की तरह शुगर केन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कसावा को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सी क्रॉप्स होती हैं जिनको बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कसावा को स्पेसिफिकली डेवलप करने की बात की जा रही है। कसावा कुछ इस प्रकार का दिखता है, आपको टैपियोका भी बोलते हैं इसको। ओके, तो क्या है कि हम लोग अल्टरनेट फीड स्टॉक सोर्सेज ढूंढ रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के, और इसके लिए कौन इन्वॉल्व हो रहा है? ICAR CTCRI। CTCRI क्या है? तो ये है सेंट्रल ट्यूबल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ICAR क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट से सब आते हैं, सेंट्रल ट्यूबल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उसके अंदर ही आता है। तो ये इनको पता चला है कि जो कसावा है, जिसको आप टैपियोका भी बोलते हो, दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग रॉ मटेरियल। किसके लिए? बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। आपको पता है कि हमारी भारत सरकार एक इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चल रही है जिसका टारगेट है 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इथेनॉल बनाने की जरूरत है। और इथेनॉल कुछ रॉ मटेरियल से बनेगा। वो रॉ मटेरियल शुगर केन भी हो सकता है और वो रॉ मटेरियल कसावा भी हो सकता है। अब हमको एक ऐसा रॉ मटेरियल यूज करना है जिससे शुगर केन प्रोडक्शन में भी काम आ जाए और बाकी कुछ और काम भी हो जाए। तो बेसिकली कसावा वेराइटीज को यहाँ की और बढ़ाने की बात की जा रही है, इसके प्रोडक्शन को स्केल अप करने की बात की जा रही है। और आप कह सकते हो कि इसमें एक और सेटबैक हुआ था एक्चुअली में। पलक्कड़ केरला में 1990s में एक अल्कोहल प्लांट लगाया गया था। उस समय पे वो टेक्नोलॉजी चली नहीं थी, फेल्योर था, उसमें भी कहीं ना कहीं कसावा इन्वॉल्व था। तो अभी कसावा को कॉमर्शियल बेसिस पे लॉन्च करने से पहले इसके ऊपर काफी शोध चल रहा है। अगर आप शुगर केन और कसावा को कंपेयर करो एज अ बायोफ्यूल क्रॉप्स, तो कसावा इज मोर इंपॉर्टेंट देन शुगर केन। क्यों? क्योंकि कसावा के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है
उसकी कुछ यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, जिसके चलते उसको फूड और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो कसावा की खेती होगी उसके स्टार्च को फूड और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, और जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू होगा, जैसे कि कसावा के ऊपर का पील है, उसकी स्टेम्स है, उसकी लीव्स है, ये काम करेगा एज अ पोटेंशियल फीड स्टॉक फॉर 2G बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। तो कसावा के डबल यूजेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसके पील्स, स्टेम्स और लीव्स ये पोटेंशियल फीड स्टॉक की तरह काम करेंगे बायो इथेनॉल प्रोडक्शन में। एट द सेम टाइम जो कसावा का स्टार्च है वो यूज होगा फूड और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अगर आप बात करो तो इंडिया में जो टेपियोका प्रोडक्शन है, कसावा प्रोडक्शन है, वो 4.98 मिलियन टन है। ज्यादातर तमिलनाडु में होता है, उसके बाद केरला में और भी बहुत स्टेट्स में ये होता है। कसावा प्रोडक्शन को और ऐसे और प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि आप इथेनॉल बना सकते हो, बायो इथेनॉल, इसको प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी 2018 में, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। काम क्या है इसका? इट एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी of biofuels to meet the demand of 20% ethanol produced from molasses, sugarcane juices, biomass in the form of grasses and agricultural residues, sugar containing materials such as sugar beet, sweet sorghum, etc. और starch containing materials such as corn, rotten potatoes, cassava और damaged food grains। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा कि बायोइथेनॉल किससे किससे बनाया जा सकता है। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 में लिखा है कि भाई जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाने की बात हो रही है, इसके लिए जो बायो इथेनॉल बनाया जाएगा वो मोलासेस से, शुगर कोइन जूसेस से, ग्रासेस और एग्रीकल्चर रेजिड्यू की फॉर्म में जो बायोमास होता है उससे, शुगर कंटेनिंग मटेरियल जैसे शुगर बीट, स्वीट सोरगुम, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे कॉर्न, रॉटन पोटैटोज, कसावा और डैमेज फूड ग्रेन से बनाया जाएगा। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स याद रखिएगा। इंडिया को ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% बाय 2025 के टारगेट को अगर पूरा करना है तो इंडिया को 1016 करोड़ लीटर 1016 करोड़ लीटर्स इथेनॉल बनाना पड़ेगा ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए, ओके। और उसके अलावा 334 करोड़ लीटर्स और बनाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 20% इन पेट्रोल बाय 2025 के लिए टोटल हमारी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1350 करोड़ की, ठीक है, 1350 करोड़ लीटर्स की। तो सालाना हमको 1350 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल बनाना पड़ेगा 2025 तक, अगर हमको अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम टारगेट ऑफ 2025 को मीट करना है तो। अब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि अभी की करंट इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। शुगर केन बेस्ड डिस्टिलरीज से हम लोग के पास 426 करोड़ लीटर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज से हम लोग के पास 258 करोड़ लीटर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है भाई। तो 426 करोड़ और 258 करोड़, अगर आप इस 426 को और 258 को जोड़ देते हो तो 8 से 14, 8 से 684 करोड़ लीटर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी के लिए हमारे पास है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट कितने का है? 1350 करोड़। तो अभी इस 1350 करोड़ को पूरा करने के लिए और हमारे पास अभी के लिए 684 करोड़ लीटर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमें कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो ये जो शुगर केन बेस्ड डिस्टिलरी है जिससे कि हम लोग 426 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल पैदा कर रहे हैं, इससे हमको पैदा करना पड़ेगा 760 करोड़ लीटर्स। और ये जो 258 करोड़ लीटर्स की कैपेसिटी हमारे पास ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज के थ्रू है, इसको बढ़ा के करना पड़ेगा हमको 740 करोड़ लीटर्स, और तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं अपने 1350 करोड़ लीटर वाले टारगेट के पास पहुंच पाएंगे। इसीलिए अल्टरनेटिव फीड स्टॉक ढूंढने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर बायो एथेनॉल प्रोडक्शन फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और प्रमोट करने की जरूरत है। स्टैटिस्टिक्स याद रखिएगा, ये स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मदद करेंगी। बायो इथेनॉल से रिलेटेड ये गोल्डन स्टैटिस्टिक्स है, क्या हमारी करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हमको कितना और प्रोड्यूस करना है 2025 तक अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में लिखा हुआ है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। 12वीं कक्षा के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बवाल कर रहे हैं। एक्चुअली ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और इनके अच्छे खासे नंबर आए हैं 12वीं कक्षा में। आपने सुना होगा दोस्तों कि बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सरकार की, उसमें से कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके 12वीं कक्षा के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देखती हैं। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं जैसे मिरांडा हाउस हो गया और भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज फेमस आपने सुने होंगे हाई फाई टाइप के, तो
नॉर्थ कैंपस भी बोला जाता है इसको दिल्ली में। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो क्या करते थे कि वो अपने बच्चों का एडमिशन 12वीं कक्षा के नंबर पे बेसिस पे लेते थे। कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करते थे। अब यहाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, कुछ सालों से ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लास्ट ईयर जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था तो इसके टेस्ट के थ्रू 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हुए थे। इस बार कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल सामने रखा है और ये प्रपोजल क्या बोलता है कि भाई देखिए, अब जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सबका जो एडमिशन है वो इस CUCET के थ्रू होगा, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा। अब आप सुनिए सरकार क्या सोच रही है कि इस बार देखिए 12वीं कक्षा के एग्जाम तो हो नहीं रहे हैं, तो चूंकि 12वीं कक्षा के एग्जाम नहीं हो रहे हैं और पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नंबर निकल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम के बेसिस पे, और वो एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम का नाम क्या है? CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्जाम के बेसिस पे सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हो जाएंगे इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो अब तक 12वीं कक्षा के नंबर पे भरे जाते थे। तो जिनके 12वीं कक्षा के नंबर अच्छे हैं 96%, 97%, 98%, 99%, वो तो गुस्सा होंगे ही। वो बोलेंगे भाई हमने इतनी मेहनत की, हम 12वीं कक्षा में इतना नंबर लेके आए, हमने पहले से प्लान बना रखा है कि हमको DU के इस कॉलेज में जाके पढ़ना है और अब आप ये नया एग्जाम लेके आ रहे हो, तो हमारी तो मेहनत बेकार हो गई। कोरोना आ गया, बाकी पेपर नहीं दे पा रहे, उसमें हमारी क्या गलती है? कुछ हद तक उनका लॉजिक सही है। फिर उनका ये भी बोलना है कि अगर ये CUCET के एग्जाम के थ्रू अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन कर देते हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें GA मतलब जो भी करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स सब कुछ होगा। तो वो लोग जिनके पास कोचिंग का एक्सेस है, वो लोग जो थोड़े अमीर घर के, जिनके पास डिजिटल कनेक्टिविटी, चूंकि सारी कोचिंग ऑनलाइन चल रही है, वो यहाँ पे एडवांटेज पे आ जाएंगी। और जो लोग यहाँ पे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, थोड़े गरीब है, कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नुकसान में आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इशू है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या बोलना है और एजुकेशन मिनिस्ट्री का यहाँ पे क्या बोलना है कि देखिए CUCET क्या करेगा कि एक प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन लेके आएगा, एक प्रकार का लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो एंट्री प्रोसेस है इसको कहीं ना कहीं सेम करने की बात कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस पूरे होंगे। आपको पता होगा 2020 में सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी जिसको काफी रेवोल्यूशनरी पॉलिसी बोला जा रहा है। उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको CUCET के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी ये प्रपोजल है, फाइनल डिसीजन इस पे कितने दिनों में आता है ये देखते हैं। बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। तो व्हाट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, इसका अपना खुद का एक सिनेरियो होगा, एक क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे ये बच्चों के कॉम्पिटेंस को एसेस करेगा। ठीक है, देखेगा कि भाई रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों को लोग कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, टेस्ट प्रिपरेशन के फील्ड में, टेस्ट डिलीवरी में, टेस्ट मार्किंग में इंटरनेशनली रिनाउंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा। कुल मिला के एग्जाम को ऐसे तरीके से कंडक्ट करवाना जिससे एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और कोई पर्टिकुलर बच्चा डिसएडवांटेज पे भी ना रहे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान टू पुट लक्षद्वीप अंडर कर्नाटका हाईकोर्ट। तो आपको पता है लक्षद्वीप सरकार को भर भर के गालियां पड़ रही हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब काफी परेशान है इस समय पे। तो अब लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे एक प्रपोजल आया है। वो ये कह रहे हैं कि एक काम करो, लक्षद्वीप को केरला हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से निकाल के कर्नाटका हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में ले जाओ। ऐसा क्यों बोला लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने? क्योंकि बात यह है कि जो भी नियम कानून नए लेके आए हैं यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल साहब लक्षद्वीप के लिए, वो सारे के सारे नियम कानूनों के अगेंस्ट पिटीशन फाइल हो चुकी है केरला हाईकोर्ट में। और केरला हाईकोर्ट डिसीजन हाईली प्रोबेबल है कि किसके फेवर में देगा? लक्षद्वीप के लोगों के फेवर में देगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर के फेवर में। तो यहाँ पे इसीलिए लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक खोलते हैं और एक काम करते हैं, लक्षद्वीप को केरला हाईकोर्ट के अंदर से हटा के कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर कर देते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है यहाँ पे इस चीज में, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कुछ बोलना है। एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, पहली बात तो देखिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि अगर आपको, पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या लक्षद्वीप को केरला हाईकोर्ट से हटा के कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर लेके जाया जा सकता है? बिल्कुल लेके जाया जा सकता है, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। लेकिन
ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट को अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही हो सकता है, मतलब केंद्र सरकार कोई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके काम नहीं कर सकती, बाकायदा पार्लियामेंट से एक नियम कानून पास कराना पड़ेगा। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 क्या बोलता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी और डिक्लेयर any court in such territory to be a high court for all or any of the purposes of this constitution. Section 4 of the same article mentions nothing in this article derogates from the power of parliament to extend or exclude the jurisdiction of a high court for a state or from any union territory or part thereof. तो ये जो सेक्शन 4 है आर्टिकल 241 का, ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई हमारी पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो चाहे तो लक्षद्वीप को केरला हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा के कर्नाटका हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर रख दें। बस प्रॉब्लम एक ये है कि बहुत लंबे समय से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो लक्षद्वीप का इलाका है वो केरला हाई कोर्ट के अंदर आता है। क्यों? इसके कुछ वजह हैं। पहली बात तो जो मदर टंग है आपकी, लक्षद्वीप की मदर टंग भी मलयालम है और केरला की मदर टंग भी मलयालम है, तो हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में ज़्यादातर जो जजेस बैठते हैं उनको मलयालम लैंग्वेजेस आती है, एडवोकेट्स को भी मलयालम लैंग्वेजेस आती है, तो लक्षद्वीप की लोकल लैंग्वेज के जो कंसर्न्स हैं वो केरला हाई कोर्ट में पूरे हो जाते हैं। पहली चीज़ तो मलयालम रिटन फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में केरला लक्षद्वीप दोनों में बोली जाती है और हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत आराम से हो जाते हैं। प्लस आप समझ सकते हैं कि बहुत कल्चरल और एंशिएंट हिस्टोरिकल रूट्स हैं केरला और लक्षद्वीप के बीच में। आपको पता है कि मालाबार कोस्ट से ही लोग जाके कहीं ना कहीं लक्षद्वीप में सेटल हुए थे। हालांकि और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट ज़्यादातर एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि मालाबार कोस्ट से ही कई 100 साल पहले लोग जाके लक्षद्वीप के आइलैंड पे सेटल हुए थे। फिर अब समझिए, अगर हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को यहां पे बदला जाता है तो अब तक जो केरला हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स लक्षद्वीप आइलैंड पे जाके काम कर रहे थे वो सारे जुडिशियल ऑफिसर्स वापस बुलाने पड़ेंगे और फिर कर्नाटका हाई कोर्ट अपने नए जुडिशियल ऑफिसर्स भेजेगा। अब इसमें कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। जो केरला का हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप से 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो कर्नाटका का हाई कोर्ट होगा वो लक्षद्वीप से 1000 किलोमीटर दूर होगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इससे खर्चा भी एक्स्ट्रा होगा। खर्चा क्यों एक्स्ट्रा होगा? क्योंकि पहली बात तो दूरी, लक्षद्वीप के लोग जो पहले आराम से केरला चले जाते थे उतना दूर नहीं है, अब उनको कर्नाटका जाना पड़ेगा अगर उनको अपना कोई केस फाइल करना है। तो पहली परेशानी तो ये है। दूसरी परेशानी, इससे सरकार का खर्चा भी एक्स्ट्रा होगा। कैसे खर्चा एक्स्ट्रा होगा? क्योंकि ऑलरेडी लक्षद्वीप से रिलेटेड बहुत सारे केसेस केरला हाई कोर्ट में चल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जुरिडिक्शन केरला हाई कोर्ट से कर्नाटका हाई कोर्ट में शिफ्ट किया जाता है तो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जिनमें अब तक केरला हाई कोर्ट में बहुत सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है, उनमें फिर से सुनवाई शुरू करनी पड़ेगी आपको कर्नाटक हाई कोर्ट में, जिससे टाइम तो जाएगा ही जाएगा, पैसा भी यहाँ पे एक्स्ट्रा खत्म होगा। और अगर ये डिसीजन केंद्र सरकार ले लेती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इमेज बहुत खराब होगी। फिर तो इसका मतलब यही हो जाएगा ना कि प्रफुल्ल पटेल जो कुछ भी कर रहे थे वो केंद्र सरकार के कहने पे ही कर रहे थे। ओके, और केंद्र सरकार इस प्रकार की गुंडागर्दी को अलाउ कर रही है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैसेट्स निकल के आते हैं। ठीक है, अगर देखें आप तो प्रफुल्ल पटेल साहब ने जो कुछ भी लक्षद्वीप में किया है कुछ हद तक लक्षद्वीप के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया के कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट में जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो सरवाइव करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, जो नॉर्म आम आदमी होता है वो मतलब कहीं ना कहीं गरीब रह जाता है। लक्षद्वीप के अंदर लोग डरते हैं कि भाई बहुत बड़ी रिजॉर्ट इंडस्ट्री डेवलप हो गई, बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो अच्छा है, लक्षद्वीप की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन लक्षद्वीप के लोग जो कि पहले इन जगहों की जमीनों के मालिक थे वो बाद में उन्हीं होटलों में वेटर का काम करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि वो उन होटलों के मालिक बन जाएंगे। इसीलिए लक्षद्वीप के लोग डर रहे हैं, उनके कंसर्न्स जेन्युइन है। हालांकि इसमें कुछ एक्ट्रेसेस आ जाती हैं जो कि थोड़ी सेक्शनिस्ट बातें करने लगती हैं, बट खैर वो एक अलग बात है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि केंद्र की सरकार लक्षद्वीप का जुरिडिक्शन केरला की हाई कोर्ट से हटा के कर्नाटका की हाई कोर्ट में कर दे। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा और कहीं ना कहीं सरकार ऑलरेडी अंडर बहुत प्रेशर के अंदर है, तो इस प्रकार का डिसीजन लिया जाए थोड़ा मुश्किल है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, इश्यूज पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ओडिशा लॉन्चेस एड फॉर चिल्ड्रन। नवीन पटनायक जी की जो सरकार है ओडिशा में, उसने स्पेशल स्कीम लॉन्च की है आशीर्वाद नाम की, जिनके अंदर हर बच्चे को हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा जिसने अपने दोनों माँ बापों को खोया है। ओके, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनाउंस किया गया है। इस पैकेज के अंदर बच्चों को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग वो जिनके दोनों माँ बाप खत्म हो चुके हैं, दूसरे वो जिनका एक माँ बाप खत्म हुआ है, तीसरे वो जिनके एक अर्निंग माँ बाप खत्म हुए हैं, मतलब लॉस ऑफ द अर्निंग पेरेंट। तो आशीर्वाद स्कीम के अंदर इन बच्चों के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपया पर मंथ
ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है बाई प्रॉपर प्रोसीजर्स अंडर कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है उड़ीसा की सरकार पैसा देना बंद कर देगी। ओके, अगर किसी बच्चे ने अपना एक अर्निंग पेरेंट खोया है तो उसको 1500 रुपये प्रति महीने का कंपनसेशन मिलेगा। और ये जो स्कीम है ना, इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो अभी से नहीं, ये जो पैंडेमिक जब से शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 से, तब से ये स्कीम भी इफेक्टिव होगी। अगर मौतों से रिलेटेड डाटा देखें तो 1 अप्रैल 2020 से अब तक ऐसा बताया जा रहा है कि उड़ीसा में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने दोनों माँ बापों को खो दिया है, ऐसे 54 बच्चे हैं, ठीक है ना। फिर कोविड-19 के अलावा भी आप देखोगे कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोनों माँ बाप को खोया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मदद केवल उन बच्चों को दी जाएगी जिनके दोनों माँ बाप कोविड-19 की वजह से गए। अगर किसी और वजह से भी अगर माँ बाप की मृत्यु हो गई तो उस केस में भी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। कोविड-19 की वजह से किसी बच्चे ने अपने एक माँ बाप को खोया हो, ऐसे 967 बच्चे हैं। और किसी और वजह से किसी बच्चे ने अगर अपने एक माँ बाप को खोया है तो ऐसे 370 बच्चे हैं। प्लस इन बच्चों को इस मंथली स्टिपेंड के साथ साथ बीजू स्वास्थ्य योजना के अंदर फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। बीजू स्वास्थ्य योजना के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में जाके ये बच्चे फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जितनी भी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है, राज्य की फूड सिक्योरिटी स्कीम है, उनका बेनिफिट इन बच्चों को मिलेगा। इन बच्चों को आदर्श विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन भी मिलेगा। प्लस ये जो पेरेंटलेस चिल्ड्रन है, ये जब बड़े हो जाएंगे, इनकी हायर एजुकेशन के लिए इनको ग्रीन पैसेज स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर बच्चा किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहता है तो ऐसे केसेस में सरकार 1000 प्रति महीना उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसी वेलफेयर पॉलिसीज हैं जो राज्य की सरकार ले रही है, बाकी की राज्य की सरकारों को भी लेना चाहिए उड़ीसा की तरह। जनरल स्टडीज पेपर 2 में जनरल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू सोशल सर्विसेज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रबल्स विद हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये स्पेस में ही घूम रहा है, भारत की धरती पे नहीं है। नासा ने रिपोर्ट किया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है वो कंप्यूटर बैठ गया है। 13 जून से वो कंप्यूटर बैठा हुआ है और इसीलिए हबल स्पेस टेलीस्कोप इस समय पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी के लिए जो भी डाटा हबल स्पेस टेलीस्कोप से आता था वो आना बंद हो गया। अगर मैं बता दें तो हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था और तब से लेके इसने यूनिवर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी साइंटिस्ट को दी है। बनाया किसने है हबल स्पेस टेलीस्कोप को? तो प्राइमरली इसको नासा ने बनाया है, कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो ये जो अर्थ को ऑर्बिट करने वाली ऑर्बिटरी है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है और आप कह सकते हो कि स्पेस के अंदर रखा हुआ हमारा एक टेलीस्कोप है। इसने बहुत सारे स्टार्स के बर्थ और डेथ को इमेज किया है, बहुत सारे प्लूटो के पास नए मून्स को ढूंढा है, 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को इसने ट्रैक किया है और कहीं ना कहीं इसने इस यूनिवर्स के एज को एस्टिमेट करने में मदद किया है। आपको पता है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, उसका इलाका बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसके चलते कि भाई इसने ऐसी गैलेक्सीज ढूंढी है जो कि हमारी गैलेक्सी से, हमारे पृथ्वी से 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ओके, फिर अगर आप देखो तो कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप के। इसने इस यूनिवर्स की एज को एस्टिमेट किया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के हिसाब से यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स। लगभग आप कह सकते हो कि अर्थ की एज के 3 गुना। अर्थ की एज कितने हैं? लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अर्थ की एज है और इससे 3 गुना निकल के आ रही है यूनिवर्स की एज। इसने प्लूटो के 2 नए मून्स ढूंढे हैं, निक्स और हाइड्रा। चूंकि हबल टेलीस्कोप न्यूज में है तो निक्स और हाइड्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस ऑफ स्पेस रिलेटेड न्यूज से कंसर्न में आपसे सीधे सीधे हबल टेलीस्कोप के बारे में पूछा जा सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप सीधे सीधे आपके सामने लिख सकता है कि व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि ये न्यूज में है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये जरूरी है। फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस चीज में मदद की है कि यूनिवर्स किस रेट पे, किस स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। फिर इसी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमको यह बताया है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, ठीक है ना। इसने डार्क मैटर का एक 3D मैप भी बनाया है। अगर आप बात करो तो इस हबल टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो एडविन हबल करके एक एस्ट्रोनॉमर थे, इनके नाम पे हबल टेलीस्कोप का नाम पड़ा है। ये नासा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेटरीज है। नासा की और भी कुछ ऑब्जर्वेटरीज हैं जैसे कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, उसी प्रकार से हबल टेलीस्कोप।
लेकिन अभी के लिए हबल टेलीस्कोप काम करना बंद कर दिया है, उसके कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की जा रही है और फिर से हबल टेलीस्कोप के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कब तक मिल पाता है। फिर बात करते हैं, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट इन 2020। एफडीआई से रिलेटेड कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक शायद इसके थ्रू, एडिटोरियल के थ्रू समझाया था कि भाई एफडीआई जो इंडिया के अंदर आई है इसमें बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। तो 17 जून 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन पे चले जाइए। आज 22 तारीख है। 17 जून 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में जो सबसे पहला आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपका एफडीआई फ्लो से रिलेटेड है कि जो रिकॉर्ड एफडीआई फ्लो इंडिया के अंदर आई है ये अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए या बुरी न्यूज है। लगभग 4.5 मिनट के टाइम स्टैम्प से देखना शुरू करिए 17 जून वाली एडिटोरियल वीडियो को। आपको एफडीआई जो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा आई है वो सही है या गलत है पता चल जाएगा। यहाँ पे न्यूज किस रिस्पेक्ट में, तो भाई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2021 की बाई UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसने ये बोला है कि पूरी दुनिया में एफडीआई फ्लोज इफेक्ट हुए थे। अगर आप बात करो तो 2019 में टोटल नंबर ऑफ एफडीआई इनफ्लोज पूरी दुनिया में थे USD 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, और 2020 में वो $1 ट्रिलियन पे आ चुके हैं। मतलब 35% एफडीआई इनफ्लो कम हुए हैं। कब? 2020 में। किसका बोलना है ये? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, जो कि कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD रिलीज करता है। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2020 में वो कंट्रीज जहां सबसे ज्यादा एफडीआई आई है उसमें 5वें नंबर पे सबसे बड़ा एफडीआई का रेसिपिएंट इंडिया है। इंडिया के अंदर $64 बिलियन की एफडीआई आई है, और ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ऑप्टिमिज्म है, इसलिए इंडिया के अंदर इतनी तगड़ी एफडीआई आई। तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट के थ्रू इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की तारीफ करता है देन दैट इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। ओके, फिर यह बताया जा रहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 से रिलेटेड लॉकडाउन लगे हैं, उसके चलते मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में 2020 में एफडीआई 27% ज़्यादा ये पिछले साल से। हालांकि इस बार की जो एफडीआई है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है। जो सबसे मेन फैसेट है वो ये है, आपको पता ही है कि ये जो मैजूस ने बहुत तगड़ी एफडीआई उठाई है, प्लस ये जो रिलायंस जियो है इसके लगभग 9.9% शेयर्स फेसबुक ने खरीदे हैं, कुछ 7.7% शेयर्स गूगल ने खरीदे हैं। तो उसके चलते बहुत पैसा आया। तो 2 या 3 डील्स में ही एक बहुत साइजेबल चंक ऑफ पैसा आप कह सकते हो हमारे एफडीआई में आया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज एक सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पे पहले ही एक बिजनेस फंक्शन कर रहा है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप नहीं हो रहा है। 17 जून वाला एडिटोरियल देखिए, आपको चीजें मालूम पड़ जाएंगी। फिर इस पेंडेमिक में हो ये रहा है कि भाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की डिमांड देखिए बढ़ रही है। पूरी दुनिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब ऑफलाइन चीजें बंद हो रही। जो लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, सारी कॉलेजेस सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं। अभी ऑनलाइन कोर्सेज में कोई कैंपस वाला इंटरेक्शन तो है नहीं, आपको घर बैठे बैठे पढ़ना है। तो जब आपको घर बैठे बैठे पढ़ना है तो कहीं ना कहीं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाना चाहिए। हालांकि इंडिया में मैं अभी भी आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आया है 2020 में। अच्छा, एफडीआई आउटफ्लोज की बात की जाए, मतलब वो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा दूसरे कंट्रियों में जाके मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो टॉप 20 इकोनॉमीज में से इंडिया 18वें नंबर में थे। मतलब इंडिया के इन्वेस्टर्स जो बाहर जाके दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इंडिया टॉप 20 में 18th नंबर पे। ओके, तो एफडीआई आने में टॉप 20 में इंडिया 5th नंबर पे है, और एफडीआई बाहर भेजने में मतलब एफडीआई का सोर्स होने में इंडिया 18वें नंबर पे। और ऐसा बोला जा रहा है कि जब यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और अफ्रीका में भी आगे आने वाले समय में इंडिया ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये एफडीआई आउटफ्लो की जो रैंकिंग है ना इंडिया की, वो भी सुधरेगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, आर्मेनिया पीएम विंस मेजॉरिटी इन पोल्स। आर्मेनिया काफी न्यूज में रहा है। आपको पता है कि आर्मेनिया अजरबैजान से एक जंग लड़ रहा था नगोर्नो काराबाग को लेके। अगर आप यहाँ पे देखो नक्शा, तो यहाँ पे आपको नगोर्नो काराबाग का रीजन लाल लाल रंग के इलाके में नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ा इलाका पहले आर्मेनिया के कब्जे में था, अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने इसके अंदर घुस के इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। सॉरी, अफगानिस्तान कह रहा हूँ, अजरबैजान ने इसके अंदर घुस के इसके ऊपर कब्जा कर लिया। जब ये कब्जा हो गया था उसके बाद आप देखोगे कि ये जो निकोल पाशनियान थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने नेशनल ऑनर को गिरा दिया है, अजरबैजान को हमारी जमीन दे दी है।
तो कहीं ना कहीं निकोल पाशिनियान के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ गए आर्मीनिया के अंदर, और ये बोला गया कि निकोल पाशिनियान को रिजाइन कर देना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंडक्ट करना जरूरी था। भाई ये बात चेक करनी तो जरूरी है ना कि कोई एक पर्टिकुलर लीडर जो कि किसी एक कंट्री को चला रहा है, क्या उस देश के लोग चाहते हैं कि वो लीडर उस कंट्री को चलाए। तो इसके लिए इलेक्शन कराए गए, और इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं निकोल पाशिनियान जीत गए। निकोल पाशिनियान की जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है, इसको संडे के स्नैप इलेक्शंस में 53.92% वोट मिले। इनके अपोजिशन में जो लड़ रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रॉबर्ट कोचरयास, इनके आर्मीनिया अलायंस को 21.04% वोट्स मिले। ओके, तो कुल मिला के यही चीज है। यहाँ पे कहीं ना कहीं निकोल पाशिनियान को जो रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था इस हार के लिए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों ने इनको ही वोट देके यहाँ पे जिताया है। ये जो पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट थी, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काफी डेंजरस थी, रशिया और यूरोपियन यूनियन के लिए काफी खतरनाक थी, क्योंकि आर्मेनिया आता है साउदर्न कॉकेसस रीजन में, और साउदर्न कॉकेसस से बहुत सारी पाइपलाइंस निकलती हैं, और ये पाइपलाइंस रशिया को जोड़ती हैं दुनिया भर के ऑयल और गैस मार्केट से। तो अगर ये पर्टिकुलर इलाका डिस्टर्ब्ड है तो ऑयल और गैस पाइपलाइंस भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर साउथ कॉकेसस वाले इलाके में रशिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन और टर्की सब लोग अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बात करो कॉकेसस रीजन की, तो उसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, ये कंट्रीज आती हैं। ओवरऑल अगर आप इस इलाके की बात करो तो ये है आपका साउदर्न कॉकेसस, कहीं ना कहीं कैस्पियन सी और रशिया का भी इलाका इसमें आता है कॉकेसस में। अभी इसी इलाके में यहाँ पे नगोर्नो काराबाग को लेके जंग चल रही थी, तो उसके चलते टर्की भी टेंशन में था, ओके, रशिया भी थोड़ा टेंशन में था, आर्मीनिया तो टेंशन में था ही, और अजरबैजान था ही, क्योंकि अजरबैजान को चाहिए नगोर्नो काराबाग, आर्मीनिया को चाहिए नगोर्नो काराबाग। अभी के लिए अजरबैजान के पास कंट्रोल चला गया है किसका? नगोर्नो काराबाग का। ठीक है, तो अभी फिर से पश्चियान साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ओके, पश्चियान साहब की अप्रोच क्या है? तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो रशिया लेड ग्रुप है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हम इसके साथ रहेंगे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आर्मेनिया की मदद के लिए नहीं आया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ना ही रशिया उसकी मदद के लिए आया है। लेकिन क्या आर्मेनिया यहाँ पे रशिया से खुलेआम पंगा ले सकता है? आर्मेनिया अपने आप को अजरबैजान से नहीं बचा पाया, ठीक है ना, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर आप नक्शा देखोगे आर्मेनिया का, तो आपको यहाँ आर्मेनिया नजर आ रहा है, ईस्ट में अजरबैजान है और वेस्ट में कहीं ना कहीं टर्की है। टर्की भी आर्मेनिया से लड़ रहा था और अजरबैजान भी आर्मेनिया से लड़ रहा था, मतलब टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया था अजरबैजान को आर्मेनिया के अगेंस्ट, और रशिया से मदद मांगता रह गया आर्मेनिया, पर रशिया से मदद आई नहीं। लेकिन आर्मेनिया के पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं बची है। उसका रीजन ये है क्योंकि रशिया ने सीएसटीओ के अंदर अपने जो ऑब्लिगेशंस थे उनको पूरा नहीं किया। रशिया इस पूरे के पूरे इलाके में शांति चाहता है, क्यों? क्योंकि रशिया की गैस वगैरह इसी इलाके से एक्सपोर्ट होती है। नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में बात करें तो भाई नगोर्नो काराबाख ये जो रीजन है, इसमें जो 95% जनता है वो एथनिकली आर्मेनियन है, ठीक है, और बहुत लंबे समय से नगोर्नो काराबाख रीजन को आर्मेनिया ही कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इंटरनेशनली ये जो नगोर्नो काराबाख का रीजन है, इसको अजरबैजान का भाग दिखाया जाता है। तो आप समझिए, ये जो पूरा का पूरा आपको लाल रंग का इलाका नजर आ रहा है, अगर आप इसको यहाँ नक्शे में देखो तो आपको अजरबैजान के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन इस बहुत बड़े इलाके के ऊपर आर्मेनिया का कब्जा था। अब कहीं ना कहीं ये कब्जा अजरबैजान ने अपने अंदर वापस लिया है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया कि ये जो आर्मेनिया है, कब्जा इसके पास था इस नगोर्नो काराबाख का, और कंट्रोल इसको, मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अजरबैजान के पास है, मतलब बताया जा रहा है कि इलाका अजरबैजान का, कंट्रोल आर्मेनिया ने कर रखा है। उसका रीजन ये है कि 1990s में, खासकर 1991 के लगभग, सोवियत यूनियन टूट गया था, और ये जो आर्मेनिया अजरबैजान के इलाके थे पहले सोवियत यूनियन के अंदर ही आते थे, बाद में ये अलग हो गए। तो जब ये अलग हो गए तो आपस में एथनिकली लड़ने लगे। अजरबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, आर्मेनिया क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है बॉर्डर के पास कुछ इलाका तो ऐसा निकल ही आएगा जिसके ऊपर वो बहस करने पड़ेंगे। हर जगह पे ऐसा देखा गया, इंडिया पाकिस्तान की बात कर लीजिए आप, बहुत सी कंट्रीज में ये बातें देखी गई हैं। इसीलिए आर्मेनिया और अजरबैजान का इशू बहुत पुराना है, क्योंकि इस नगोर्नो काराबाख रीजन की ज्यादातर जो जनता थी वो आर्मेनियन थी एथनिसिटी से, इसलिए बहुत लंबे समय से आर्मेनिया इसको कंट्रोल कर रहा था, बट अभी के लिए अजरबैजान के हाथ में चला गया है। ओके, हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी आर्मेनिया के लोगों के अंदर गुस्सा है। ऑब्वियस सी बात है, आर्मेनिया इस समय पे कमजोर है, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन आगे आने वाले नियर फ्यूचर में ये आर्मेनियंस अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश करेंगे, अपने पास मिलिट्री हथियार जमा करने की कोशिश करेंगे, ओके, अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आगे आने वाले समय में ये आर्मेनियंस अजरबैजान के ऊपर अटैक भी करें। आर्मेनिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा लैंडलॉक पड़ जाता है। अजरबैजान के पास एक एडवांटेज है कि इसका कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री लगती है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं
ये जो आर्मेनिया है थोड़ा डिसएडवांटेज कंडीशन में चला जाता है बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली लैंडलॉक कंट्री। बट डेफिनेटली ये लैंडलॉक कंट्री आगे आने वाले समय में अजरबैजान से अपने जो हिस्से हैं वो वापस हथियाने की कोशिश करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आज का ये था करंट अफेयर्स डिस्कशन। थोड़ा लंबा हो गया करंट अफेयर्स डिस्कशन आज का, बट कुछ ज़्यादा न्यूज़ थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि आज के करंट अफेयर्स में ज़्यादा न्यूज़ होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।